नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना की राशि जारी। रांची की 3,87,000 महिलाओं के खाते में पहुंचे 96 करोड़ 79 लाख। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले में फरवरी माह की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत जिले की 3,87,174 महिलाओं के बैंक खातों में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से राशि भेजी गई है। जिला प्रशासन के अनुसार लाभुकों के बीच कुल 96 करोड़ 79,35,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। इससे पहले जनवरी महीने की सम्मान राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि या देरी न हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभुक को राशि प्राप्त करने में समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। ये योजना महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और जिला प्रशासन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी। जाने रांची में कीमत कितनी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। भारत में घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलो की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। प्रति सिलेंडर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम लोगों पर पड़ेगा। हालांकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। झारखंड की बात करें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 970 रुपए हो गए हैं। पहले ये कीमत 910 रुपए 50 पैसे थी। जारी आदेश के मुताबिक गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी 7 मार्च यानी शनिवार से प्रभावी होगा। गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के बाद देश के प्रमुख शहरों दिल्ली में नई कीमत 913 रुपए होगी। मुंबई, कोलकाता व चेन्नई में क्रमशः 912, 930 व 928 रुपए हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से ईरान के निकट हार्मुज को बंद कर दिया गया है। इसके बंद होने के कारण पेट्रोलियम लाने वाले जहाज जहां जहां रुक गए हैं। इसका असर अब दुनिया भर के पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त एडमिशन शुरू। 15 मार्च तक करें आवेदन। रांची जिले की मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों पर निःशुल्क नामांकन प्रक्रिया जारी है। ये नामांकन शिक्षा का अधिकार कानून के तहत किया जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल www.rteranchi.in के माध्यम से चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले के 117 प्राइवेट स्कूलों में 1,161 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब तक 383 विद्यार्थियों ने 1,059 सीटों के लिए आवेदन किया है। कई स्कूलों में अभी भी आवेदन कम है, जबकि 24 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर शनिवार को प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में आवेदन विशेष रूप से कम है। इसके बाद सभी प्रखंडों को ग्राम सभा, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय रहते पोर्टल पर आवेदन करें ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकें। साथ ही अंचल अधिकारियों को आय प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इरफान अंसारी का बड़ा फैसला। झारखंड में मंत्रियों और विधायकों के परिजनों को मिलेगी IAS, IPS जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब इन्हें भी IAS और IPS अधिकारियों की तर्ज पर समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन और सहमति से लिया गया है। इसके लिए नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जब राज्य का स्वास्थ्य विभाग IAS और IPS अधिकारियों को समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है तो मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को भी ऐसी ही व्यवस्था मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कई विधायकों ने इलाज के दौरान आने
होने वाली कठिनाइयों और अस्पतालों में पर्याप्त कवरेज न मिलने की समस्या से उन्हें अवगत कराया था। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए गहन अध्ययन और विचार विमर्श के बाद पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर नई नियमावली लागू करने का निर्णय लिया गया है। दहेज में मिली बाइक से हादसा, भतीजे की बुलेट से लौट रहे चाचा की पुल से टकराकर मौत। कोडरमा जिले में भतीजे को तिलक में दहेज के रूप में मिली नई बाइक से हुए सड़क हादसे में चाचा की मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना शनिवार को सदगामा थाना क्षेत्र के बिस्नी डी गांव के पास मरचोई सकरी नदी पर बने पुल पर हुई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय संटू राम के रूप में हुई है। बताया जाता है कि संटू राम बेंगलुरु में होटल चलाते थे और अपने भतीजों की शादी समारोह में शामिल होने के लिए गाँव आए हुए थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात संटू राम के बड़े भाई के 2 बेटों सुमित और शैलेश का तिलक समारोह गांव में धूमधाम से हुआ था। तिलक में लड़की पक्ष की ओर से सुमित को बुलेट बाइक और शैलेश को अपाचे बाइक दी गई थी। शनिवार सुबह संटू राम तिलक समारोह में शामिल पंडित और नाई को भतीजे सुमित की नई बुलेट बाइक से बासोडी बाजार छोड़ने गए थे। दोनों को छोड़कर जब वो वापस घर लौट रहे थे, उसी दौरान मरचोई सकरी नदी पर बने पुल की रेलिंग से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सदगामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया है। बताया जाता है कि संटू राम के भतीजे सुमित की शादी 9 मार्च को बिहार के अंधरवारी में तय थी, जबकि दूसरे भतीजे शैलेश राजवंशी की शादी 11 मार्च को बिहार के नवादा जिले के हिसुआ में होनी थी। हादसे के बाद शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गई हैं। महिला से छेड़खानी और पिटाई का आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपी का निकाला जुलूस, रहा है आपराधिक इतिहास। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में राह चलती एक महिला से छेड़खानी और विरोध करने पर उसकी पिटाई करने वाला आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कन्हैया रजक को पकड़ा। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को पैदल चलाते हुए उसका जुलूस निकाला और घटनास्थल तक ले गई। आरोपी कन्हैया रजक को घटनास्थल के विभिन्न क्षेत्रों में भी घुमाया। जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। छेड़खानी की ये घटना 5 मार्च की शाम करीब 6:50 पर हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 3 स्थित सरकारी स्कूल के सामने लगभग 20 वर्षीय महिला के साथ आरोपी ने छेड़खानी की, सिगरेट से जलाने की कोशिश की और विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की। धनबाद में 141 करोड़ के गबन मामले में आरोपी राखी अग्रवाल अहमदाबाद से गिरफ्तार। करीब 141 करोड़ रुपए के गबन व ठगी मामले में धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी राखी अग्रवाल को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। उसे धनबाद लाकर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये कार्रवाई नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड के अहमदाबाद निवासी मैनेजिंग डायरेक्टर पवन मोर की शिकायत पर की गई है। पवन मोर ने अपने साझेदारों पर करीब 141 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है। मामला वर्ष 2024 का बताया जा रहा है। यूपीएससी रिजल्ट के नतीजों में झारखंड के कई अभ्यर्थियों ने लहराया परचम। लातेहार के विपुल को 103वां रैंक। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में झारखंड के कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर राज्य और अपने अपने शहरों का नाम रोशन किया है। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित मानीटोला फिरदौस नगर के निवासी इश्तियाक रहमान ने भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 354 हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से रांची शहर में खुशी और गर्व का माहौल है। वहीं दुमका की सुदीपा दत्ता ने यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 41वां रैंक प्राप्त कर राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सुदीपा दत्ता ने बताया कि ये उनका तीसरा प्रयास था। इससे पहले भी वे इंटरव्यू तक पहुंची थीं, लेकिन अंतिम सूची में स्थान नहीं मिल पाया था। इसके अलावा लातेहार के विपुल गुप्ता ने 103वां रैंक, साहिबगंज की निहारिका सिन्हा ने 365वां रैंक और धनबाद की श्रुति मोदी ने 569वां रैंक हासिल कर झारखंड का मान बढ़ाया है। झारखंड में बढ़ेगा तापमान, 7 मार्च से कई जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र रांची के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 7 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 7 और 8 मार्च को राज्य के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाने और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 9 मार्च को राज्य
के उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में भी आंशिक बादल रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 9 मार्च को उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की है। इनमें कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला शामिल हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जेपीएससी का फॉर्म नहीं भर पा रहे अभ्यर्थी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जेपीएससी की असैनिक संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं वैसे छात्र जिन्होंने याचिका दायर की है। यहां मालूम हो कि जेपीएससी का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 मार्च है। अब मात्र 3 दिन शेष है, जबकि हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2022 से पहले के अधिकतम उम्र सीमा वाले अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने का आदेश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने फैसले में जेपीएससी को ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक अलग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है जिन्होंने याचिका दायर की है। ये अलग बात है कि उस आदेश में कोर्ट के आदेश से ही परीक्षा फल के प्रकाशन की बात कही गया, लेकिन कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लगभग 200 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उम्र सीमा को लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सबमिट के क्रम में उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ मालूम हो कि राज्य सरकार ने जेपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण 1 अगस्त 2022 तय कर दिया है। पूर्व में ये तिथि 1 अगस्त 2026 तय की गई थी, लेकिन छात्रों के आग्रह और आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 तक कर दिया। हालांकि इस पर हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आवेदन करने की तिथि समाप्त हो जाने के बाद छात्र परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। जामताड़ा से ट्रेनिंग के लिए गई नर्सिंग के छात्रा के साथ दिल्ली गुड़गांव में दुष्कर्म, पुलिस से न्याय की गुहार। जामताड़ा जिले के दुलाडीह के नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा के साथ दिल्ली गुड़गांव में दुष्कर्म की घटना घटी है। छात्रा ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गुड़गांव गई थी। उसके वापस लौटने के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने सुरक्षा और कार्रवाई की मांग को लेकर जामताड़ा महिला थाना पर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। जामताड़ा थाना क्षेत्र के दुलाडीह में एएनएम और जीएनएम प्रशिक्षण भवन है। इसी भवन में नर्सिंग कॉलेज चलता है, जहां राज्य भर के अलग अलग जिलों से छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई के लिए यहां आती है। यहां से ट्रेनिंग के लिए छात्राओं को बाहर भेजा जाता है। कॉलेज से मिली जानकारी के मुताबिक नर्सिंग कॉलेज की 10 छात्राओं को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गुड़गांव भेजा गया था। उनमें से एक को होम केयर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये घटना तब सामने आई जब छात्रा दिल्ली गुड़गांव से जामताड़ा नर्सिंग कॉलेज लौटी। इसके बाद बाकी छात्राएं पीड़िता के साथ जामताड़ा महिला थाने गई और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई। कई घंटों की मशक्कत के बाद महिला थाने में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और मेडिकल जांच के बाद 0 एफआईआर दर्ज करने की कानूनी कार्रवाई की गई। छात्रों को जून में मिलेगी 65 करोड़ की विश्वस्तरीय लाइब्रेरी, 5400 छात्र कर सकेंगे पढ़ाई। मोराहाबादी में बन रही विश्वस्तरीय लाइब्रेरी का कार्य अंतिम चरण में है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शुक्रवार को निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर फ्लोर पर सेफ्टी नेट लगाने को कहा, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस लाइब्रेरी का निर्माण सीसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड के सीएसआर फंड से किया जा रहा है। 13,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रही इस 6 मंजिला इमारत में एक समय में 5400 विद्यार्थी पढ़ाई कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार यहां 3 शिफ्ट में पढ़ने की व्यवस्था होगी। लाइब्रेरी में हर फ्लोर पर रीडिंग हॉल, ई लाइब्रेरी और डिस्कशन रूम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अध्ययन कक्ष, छोटे बच्चों के लिए रीडिंग एरिया, योगा हॉल और मल्टीपर्पज हॉल की सुविधा भी होगी। परिसर में कैफेटेरिया, पैंट्री, लॉकर रूम और कार बाइक के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 2020 में उन्होंने रांची को विश्व स्तरीय लाइब्रेरी देने का संकल्प लिया था, जो अब जून में पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए समाज सेवा का माध्यम है और ये लाइब्रेरी युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगी। धनबाद कांटा पहाड़ी खदान हादसा, 7 मौतों के मामले में डीजीएमएस सख्त, 4 अधिकारियों पर केस दर्ज। धनबाद के कतरास क्षेत्र स्थित कांटा पहाड़ी मां अंबे आउटसोर्सिंग पैच में हुए भीषण भूधंसान और 7 लोगों की मौत के मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस ने जांच पूरी कर ली है। लंबी तकनीकी जांच और वैज्ञानिक अध्ययन के बाद सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप में 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजीएम न्यायालय में 24 फरवरी को मामला दर्ज कराया गया है।
डीजीएमएस अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। इस पूरे मामले की जांच 3 सदस्यीय टीम ने की थी, जिसने घटनास्थल का विस्तृत अध्ययन किया। जांच में पाया गया कि खनन कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये गंभीर दुर्घटना हुई। ये हादसा सितंबर 2025 की शुरुआत में हुआ था। उस समय ओवरबर्डन डंप के मलबे की ढलान अचानक खिसक गई थी, जिससे एक सर्विस वैन करीब 400 फीट गहरी खदान में गिर गई थी। वैन में सवार मजदूरों और कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद बीसीसीएल और बचाव दल की टीम ने लगभग 26 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद सभी 7 शवों को खदान से बाहर निकाला गया था। इस दुर्घटना में सर्विस वैन चालक गयासुर दास, मैकेनिक सुपरवाइजर अमन कुमार सिंह, राहुल रवानी, रूपक महतो, स्वरूप गोप और अमित बगाल सहित कुल 7 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के बाद तकनीकी जांच के लिए बीआईटी सिंदरी के वैज्ञानिकों की टीम ने भी अध्ययन किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि ओवरबर्डन डंप की ढलान में तकनीकी खामियां थीं, जिसके कारण मलबा अचानक खिसक गया और ये बड़ा हादसा हो गया। अब डीजीएमएस ने माइंस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 4 अधिकारियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। मामले में जल्द ही न्यायालय की ओर से संबंधित अधिकारियों को समन जारी किए जाने की संभावना है। इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2025 के विरोध में गोलबंद हुए बिजली कर्मचारी और इंजीनियर, कार्य बहिष्कार के साथ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की दी धमकी। देश भर के लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों ने कार्य बहिष्कार और सड़कों पर उतरकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सभी 10 मार्च 2026 को प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद में पेश किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने की। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार NCCOEE ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि ये बिल किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी और कर्मचारी विरोधी है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद में पेश न किया जाए। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस बिल को संसद में पेश करती है तो देश भर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर इसका जोरदार विरोध करेंगे। झारखंड के अस्पतालों में 201 मैनेजरों की होगी नियुक्ति, 10 से 30 मार्च तक करें आवेदन। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर प्रबंधन के लिए हॉस्पिटल मैनेजर के पदों पर दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन नए सिरे से एक बार फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत अनुबंध पर कुल 201 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। हॉस्पिटल मैनेजर के जिन 201 पदों पर नियुक्ति होगी, उनमें अनारक्षित श्रेणी के 81, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 20, एसटी के 52, एससी के 20, बीसी 1 के 16 और बीसी 2 के 12 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मार्च से 30 मार्च तक भरे जाएंगे। इन पदों के लिए योग्यता के रूप में हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर में पीजी डिप्लोमा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA व पब्लिक हेल्थ केयर में स्नातकोत्तर डिग्री निर्धारित की गई है। साथ ही अभ्यर्थियों के पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जानकारी भी जरूरी होगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 41,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। देवघर में नए केंद्रीय कारा के लिए 23.86 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी, 9 करोड़ 76 लाख स्वीकृत। झारखंड सरकार ने देवघर में नए केंद्रीय कारा यानी जेल के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तहत 23.86 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के लिए 9 करोड़ 76 लाख 38,039 रुपये की राशि मंजूर की गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार देवघर जिले में नए केंद्रीय कारा के निर्माण के लिए पहले से 27.28 एकड़ जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण किया जा चुका है। परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई थी। प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद मोहानपुर अंचल क्षेत्र के मौजा नादी पकड़िया और मौजा कनकनी डीह की जमीन का चयन किया गया। जमीन अधिग्रहण के लिए चयनित 25 एकड़ में से 23.86 एकड़ रैयती भूमि और 1.32 एकड़ गैर मजरूआ भूमि शामिल है। रैयती भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुमानित मुआवजा राशि 9 करोड़ 76 लाख रुपए तय की गई है। सरकार के आदेश के अनुसार ये राशि राज्य योजना के तहत निर्धारित मद से जारी की जाएगी। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन धुरवा रांची से की जाएगी और भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान आवश्यक पहचान और प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा।
झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर हादसा, करेडेगा घाटी में बस पलटी, 5 की मौत, कई घायल। सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड से यात्रियों को लेकर छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जा रही अनमोल नाम की यात्री बस शुक्रवार को झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर करेडेगा घाटी में असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सिमडेगा निवासी संपत्ति देवी, दिगेश्वर और घनश्याम और छत्तीसगढ़ निवासी महेश राम और विमरा शामिल है। घटना में घायल 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए कुनकुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बस का ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। मरीज की मृत्यु के बाद परिजनों को आर्थिक मदद की योजना का हाल, रिम्स प्रबंधन पर उठ रहे सवाल। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज के लिए रोजाना हजारों मरीज आते हैं। इनमें किसी कारणवश कई मरीजों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मरीजों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद के लिए रिम्स में योजनाएं भी हैं, लेकिन उनका लाभ कई मरीज के परिजनों को नहीं मिल पाता। इसे लेकर सवाल भी उठे हैं, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन ने सवाल किया गया। दरअसल रिम्स में अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। ये फैसला करीब 4 महीने पहले 9 अक्टूबर 2025 को रिम्स शासी परिषद की 62वीं बैठक में लिया गया था। इसके बावजूद अब तक सिर्फ 115 मरीजों के परिजनों को ही इसका फायदा मिला है, वो भी चेक या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, जबकि राशि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर होने थे। इसे लेकर विधानसभा के बजट सत्र में झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने भी सवाल उठाया। रिम्स प्रबंधन के मुताबिक कई बैंकों से बात की गई, लेकिन कोई भी यूपीआई के जरिए लाभुकों को राशि ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं हुआ, जिससे लाभुकों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद रिम्स ने चेक और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करना शुरू किया है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हीरेंद्र बिरुआ ने बताया कि इलाज के दौरान मरने वाले 100 से ज्यादा मरीजों के परिजनों को 5,000 की आर्थिक मदद दी गई है। उन्होंने बताया कि कई बैंकों से बातचीत के बाद भी कोई भी बैंक यूपीआई के जरिए फायदों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं हुआ। इसलिए लोगों के फायदे के लिए चेक या एनईएफटी के जरिए फायदों के बैंक अकाउंट में 5,000 ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिला है। गढ़वा के कोरवाड़ी गांव में जेएमएम नेता शरीफ अंसारी पर जानलेवा हमला, जांच में जुटी पुलिस। गढ़वा जिले के कोरवाड़ी पंचायत के मुखिया और जेएमएम के जिला सचिव शरीफ अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के अनुसार अंसारी जुम्मा की नमाज पढ़कर इफ्तार के लिए सामान लेने जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए कुछ लोगों ने उनके मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए उन पर पत्थरों से हमला किया। इस हमले में मुखिया का हाथ और एक उंगली टूट गई, जबकि उनके शरीर में भी गंभीर चोटें आई हैं। अंसारी ने बताया कि हमला गांव के ही करामत अंसारी द्वारा किया गया, जिसने उनके भाई और भतीजे पर भी हमला किया। दोनों घायल हैं और उनका इलाज जारी है। शरीफ अंसारी ने बताया कि इससे पहले भी उनके ऊपर हमला हो चुका है और उन्होंने सदर थाना में इसकी सूचना दे दी थी। उन्होंने पुलिस से न्याय की मांग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष शंभू राम ने कहा कि ये घटना निंदनीय है और पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। झारखंड में कानून का राज चलेगा या राजनीतिक संरक्षण में अपराधियों का, बाबूलाल मरांडी का सरकार से सवाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि ये कैसी कानून व्यवस्था है। महेशपुर पाकुड़ में दर्ज नगर कांड संख्या 275/25 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 में बेलाल शेख नामक व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धारा 109 जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस अपराधी को पकड़ने में पूरे पाकुड़ की पुलिस नाकाम रही है, वही अपराधी खुलेआम स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस के युवराज तनवीर आलम के साथ बैठकर इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि प्रशासन की नीयत और निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या अब झारखंड में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण के सहारे खुली छूट मिल रही है? बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस अपराधी द्वारा खुलेआम गोली चलवाने की घटना हुई की, तब भी उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन आज की स्थिति ये बताती है कि अपराधी बेखौफ है और कानून का डर खत्म होता जा रहा है। इसलिए झारखंड की जनता जानना चाहती है, क्या कानून का राज चलेगा या राजनीतिक संरक्षण में अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा? झारखंड में क्राइम का अंडरवर्ल्ड, विदेशों में बैठकर प्रदेश में कर रहे ऑपरेट।
झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अपने आतंक को और बढ़ाने के लिए एक नई राह पर चल पड़े हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अमन साव ने झारखंड के अपराध की दुनिया में एक ऐसी परिपाठी शुरू की जिसका अमल अब कई कुख्यात गैंगस्टर भी करने लगे हैं। गैंग्स के मुखिया खुद विदेश में पनाह ले रहे हैं और उनके इशारे पर उनके गुर्गे झारखंड में आतंक मचा रहे हैं। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के तर्ज पर काम कर रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमन साव का गैंग प्रिंस खान, राहुल सिंह, राहुल दुबे और सुजीत सिन्हा सहित कई अन्य गैंगस्टर्स एक छोटा सा अंडरवर्ल्ड जैसा सिस्टम तैयार कर चुके हैं, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इस तरह के सिस्टम में गैंगस्टर या तो खुद विदेश में अपना ठिकाना बना ले रहे हैं, नहीं तो अपने कुछ गुर्गों को विदेश में बिठा दे रहे हैं। उसके बाद विदेश से ही झारखंड के कारोबारियों को धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। वहीं विदेश में बैठे अपराधियों के निशाने पर धमकी देने के बावजूद रंगदारी नहीं देने वालों के ठिकानों पर उनके लोकल गुर्गे हमला कर रहे हैं। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में झारखंड के आधा दर्जन गैंगस्टर या तो खुद विदेश में हैं या फिर उनके गुर्गे। विदेश में जो गैंगस्टर बैठे हुए हैं उनमें पहला नाम कुख्यात प्रिंस खान का नाम पहला है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम राहुल सिंह का है। इसके अलावा कई बड़े गैंग्स के गुर्गे भी विदेश शिफ्ट कर दिए गए हैं। सबसे खतरनाक जानकारी तो ये है कि कुख्यात प्रिंस खान के पाकिस्तान भाग जाने की सूचना है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। देवघर साइबर अपराधी गिरफ्तार, 3,82,320 रुपए बरामद। देवघर जिले में बढ़ते साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस की टीम ने जिले के पथरौल थाना क्षेत्र के झिलुआ गांव में छापेमारी कर साइबर ठगी गिरोह से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड व साइबर ठगी के 3,82,320 रुपए बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई एसपी सौरभ के निर्देश पर डीसी राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने झिलुआ गांव के पास छापेमारी कर संदिग्ध साजिद अंसारी को पकड़ा। जांच में सामने आया कि वो कोलकाता से फर्जी सिम मंगवाकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था और ठगी की रकम की निकासी कर गिरोह तक पहुंचाने का काम करता था। वो गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर अपलोड कर लोगों को झांसे में लेता था और फोन पे व पेटीएम का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर गिफ्ट कार्ड के जरिए ठगी करता था। पुलिस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।